लास्ट क्लास में हमने जो है विल्कॉक्सन पेयर्ड विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट किया था और इसमें जो है वो हमने देखा था कि किस तरीके से होता है, या जिसे हम पेयर्ड डब्ल्यू टेस्ट भी कहते हैं। कौन सा टेस्ट कब जो है वो यूज करना चाहिए, तो इसके लिए आपको ये चार्ट जो है, अगर आप ये जो है फ्लो चार्ट आप आसानी से जो है याद कर लें या इसको देख लें तो आपकी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये उसके लिए है कि जब हमारे पास दो सैंपल्स हों। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जो पेयर्ड सैंपल हैं या नहीं है। अगर पेयर्ड सैंपल हैं तो हम ये देखेंगे कि उनका डिफरेंस नॉर्मल है या नहीं है। तो अगर उनका डिफरेंस नॉर्मल है तो फिर हम पेयर्ड टी टेस्ट यूज करेंगे, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। और अगर उनका डिफरेंस नॉर्मल नहीं है तो हम ये देखेंगे कि उनका डिफरेंस सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर उनका डिफरेंस जो है सिमेट्रिक है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में हम पेयर्ड डब्ल्यू टेस्ट, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है डब्ल्यू टेस्ट, वो यूज कर लेंगे। जो ये भी हमने लास्ट क्लास में इसको पढ़ा है, यानी डिफरेंस सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर डिफरेंस सिमेट्रिक नहीं है तो फिर हम ये देखेंगे कि लार्ज सैंपल है या नहीं है। लार्ज सैंपल है तो फिर हम टी टेस्ट यूज कर सकते हैं, पेयर्ड टी। यानी लार्ज सैंपल में अगर डिफरेंस सिमेट्रिक हो या ना हो, आप उसमें उसी तरह यूज करेंगे, उसे बिहेव करेंगे जैसे कि नॉर्मल जो है वो पॉपुलेशन में होता है। ये हमने इसकी रीजन भी पढ़ी थी चैप्टर 7 में, कैसा क्यों करते हैं। तो ये हमने इस तरह से कर लिया। और अगर लार्ज सैंपल भी नहीं हो तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते पेयर्ड में। पेयरिंग अगर पॉसिबल है तो फिर हम रिक्वायर्ड प्रोसीजर नॉट कवर्ड इन। ठीक है, जो हमारा जो सिलेबस है इसमें ये कवर नहीं होता कि क्या करेंगे, तो ये पोर्शन इसमें कवर हो रहा है। अब इसके बाद देखेंगे कि अगर पेयर्ड सैंपल नहीं है, यानी कि सैंपल्स जो है पॉपुलेशन जो है वो इस तरह की है कि उसमें पेयरिंग आप नहीं कर सकते, पेयर्ड सैंपल नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि दोनों पॉपुलेशंस नॉर्मल हैं या नहीं है। ठीक है, अगर नॉर्मल पॉपुलेशन है तो फिर उस पर आ जाइए जो नॉन पूल्ड पूल टी टेस्ट करते थे हम। अगर नॉर्मल पॉपुलेशन है तो हम ये देखेंगे कि इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन है या नहीं। ये बात ध्यान में रखिएगा कि इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन हम देख रहे हैं किसके, पॉपुलेशन के। अगर पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल है या नहीं, अगर पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल है तो पूल्ड टी टेस्ट हम यूज करेंगे। और अगर पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल नहीं है तो फिर हम नॉन पूल्ड टी टेस्ट करेंगे। अब इस तरह आ जाता है कि अगर नॉर्मल पॉपुलेशन नहीं है तो हम ये देखेंगे कि उनका सेम शेप है या नहीं। तो अगर सेम शेप होगा तो फिर यही मैन विटनी, इसी तरह से नॉन जैसे पेयर्ड के लिए विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट होता है, जो दो अगर हो हमारे पास तो उसके लिए मैन विटनी टेस्ट हम यूज कर लेंगे। और अगर सेम शेप नहीं है तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड डिवीजन डिफरेंट है, और स्टैंडर्ड डिवीजन डिफरेंट है तो हम देखेंगे कि वो लार्ज सैंपल है या नहीं है। तो अगर लार्ज सैंपल इसके होंगे, इसको ऊपर कर लो, अगर इसमें लार्ज सैंपल हैं तो फिर हम वही देखेंगे कि ये, और इस तरफ हम नॉन पूल्ड स्टैंडर्ड टी टेस्ट की तरफ आ जाते हैं या पूल टी टेस्ट करते हैं। और अगर लार्ज सैंपल नहीं है, यानी सेम शेप भी नहीं है और जो है वो लार्ज सैंपल्स भी नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में जो है वो हम फिर वो उन चीज़ों को कवर नहीं कर सकते, यानी कि जो हमारे ये चीज़ें जो है हमारे कोर्स में कवर नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए। अच्छा, ये एक चीज़ जो है वो ये हमें और आपको बता दूं कि पहले जो है मैंने ये कहा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम जो है देखते कि इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं तो उनके शेप जो होते हैं सेम होते हैं, और अगर इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं हो तो उनके शेप जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ जो सेम शेप से मुराद है ये नॉर्मल पॉपुलेशन नहीं है, उस वक्त बात कर रहे हैं। तो जब नॉर्मल पॉपुलेशन नहीं होगी तो फिर वो क्या कहते हैं उसे, फिर वो उसकी इस तरह से नहीं देखते, बल्कि जो है क्योंकि ये नॉन पैरामीट्रिक
की तरह से आ जाता है, तो नॉन पैरामेट्रिक की तरह से देखते हैं, उसमें जरूरी नहीं कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। इस तरह की बात मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन सा टेस्ट कहाँ यूज करना है, तो इस चीज को अगर आपके जहन में हो, तो डेटा जो भी होगा उसके मुताबिक आप जो है जो रिक्वायर्ड टेस्ट होगा उस टेस्ट को आप यूज कर सकेंगे। ठीक है, इस चीज में कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद जो हमारा आ जाता है, इसके बाद हम जो ये सब कुछ कर रहे होते हैं, इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन का भी एक रोल है। स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो हमारे पास नहीं होते पॉपुलेशन के, या कोई एक पॉपुलेशन है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं होता, तो क्या स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं हम? क्या स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए भी हम इंटरवल कंप्यूट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, ऐसा कर सकते हैं। तो हम जो नेक्स्ट चैप्टर में हम ये इन्फेरेंस जो करेंगे वो पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम कर रहे हैं इन्फेरेंस फॉर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसके लिए हमें जो है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक यूज करनी। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड डेविएशन की, पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन की एस्टिमेशन, उसके लिए टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि ये वाले काम, क्योंकि अभी जो हम जो पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए जो है जब भी हम इन्फ्रेंसेस की बात करते हैं, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की बात करते हैं, तो उसका मतलब हमारे जहन में फौरन आता है एस्टिमेशन, यानी कि जो वेरिएबल है, जो पैरामीटर है हमारे पास, उन पैरामीटर्स की एस्टिमेशन और उसकी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, यानी कि टेस्ट करना। तो क्योंकि जो मेन पैरामीटर है किसी भी पॉपुलेशन का, वो मेन पैरामीटर जो है वो मीन होता है, और मीन से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज जो है, जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में भी चाहिए होती है, और भी जो है इसकी जरूरत हमें पड़ती है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। आपको पता है कि जितने भी टेस्ट हम कर रहे होते हैं उनमें कभी पॉपुलेशन के और कभी जो है वो इस जो सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत पड़ती है, और पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है वो पड़ जाती है। जैसे कि वन मीन जी टेस्ट हमने किया था, तो वन मीन जी टेस्ट में हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन पता होता है तो फिर हम जो है वन मीन जी टेस्ट करते हैं। या अगर जो है वो पेयर या ये क्या कहते हैं उसे, जो पूल टी टेस्ट कर रहे होते हैं, उसमें भी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि उनके पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑल्दो मालूम नहीं है, लेकिन हमें ये बात पता है कि उनके स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो इक्वल है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, अब इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि हम जब क्या कहते हैं उसे, हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है वो वेरिएबल उस तरह से नहीं होता जैसे जी, जैसे हमने वेरिएबल किया, एक टी वेरिएबल किया है हमने, एक जी वेरिएबल किया है,
एक W वेरिएबल की है, एक M वेरिएबल की है। यानी हम दरअसल क्या करते हैं, हमने स्टैंडर्डाइज्ड जो है वो कर्व्स बनाए हुए हैं और उन कर्व्स की वैल्यू है, और ये जो है एक डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशन होती है इंटीग्रेशन की, जो कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस होती हैं, और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस करके जो है वो वैल्यूज जो है वो मालूम कर ली जाती है, और वो वैल्यूज टेबल की सूरत में आपको बता दी जाती है। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि वेरिएबल कोई सा भी है, एक्स वेरिएबल है, तो उस एक्स वेरिएबल को वो कैसा भी हो, जैसे इस तरह का भी क्यों ना हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कर, लेकिन जब उसको जी में कन्वर्ट करेंगे तो जी में क्या होगा, उसका इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और वो एक्स ऐसा भी हो तो भी वो ऐसा हो जाएगा। यानी कि अगर जी है तो क्योंकि इसको क्या कर दिया, स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया, ये जी का 0 होगा, इसके लेफ्ट साइड पे जो स्टैंडर्ड डिवीजन होगा वो यहाँ 1 होगा, या -1 होगा, या 1 होगा, इसी तरह से यहाँ -2, यहाँ 2 होगा, यानी यही वैल्यूज होंगी, कोई और वैल्यूज नहीं होंगी। लेकिन जब वेरिएबल एक्स होगा, जो ओरिजिनल डेटा का वेरिएबल है, इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी कि बीच में जो है वो मीन आएगा, जैसे मीन जो है वो फॉर एग्जाम्पल 900 है, तो फिर इसके लेफ्ट पे इससे कम कुछ वैल्यूज होंगी, इसके राइट पे इससे ज्यादा वैल्यूज होंगी। लेकिन जब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू डायरेक्टली हम जी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये जी हमारे पास जो है वेरिएबल में स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन आ जाता है। अब एक्स के लिए जो कर्व बन रहा हो नॉर्मल पॉपुलेशन का, वो किसी भी तरीके का होगा, जी में वो हमेशा ऐसा बनेगा। ठीक है, जिन सबका मीन जो होगा वो 0 होगा और स्टैंडर्ड डिवीएशन जो है 1 होगा। अब इसके बाद देखें, ये जो है जी के अलावा हमने और कौन सा स्टैंडर्ड वेरिएबल पढ़ा, हमने एक वेरिएबल टी पढ़ा था। लेकिन टी में क्या होता है, टी में एक ही कर्व नहीं होता, बल्कि ये टी कर्व जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है किस चीज के ऊपर, जल्दी से कोई बताएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, बिल्कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड कर रहा है। यानी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, यानी कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए डिफरेंट जो है वो टी कर्व होता है, ये वेरिएबल की वैल्यू है। लेकिन ये भी बहुत सारी चीजों में उसकी तरह से सेम होता है कि बीच में 0 होता है उसके। ठीक है, ये सब नॉर्मल पॉपुलेशन है इस तरह से, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है चेंज हो रही है तो उसके लिहाज से जो है टी कर्व चेंज होता है। फिर हमने जो है वो डब्ल्यू में भी कर्व देखा, हमने देखा था डेटा जो है वो सिमेट्रिक है, नॉर्मल नहीं है, लेकिन डब्ल्यू का कर्व बनाया तो वो इसी तरह से बना था। आपको याद है कि डब्ल्यू के लिए जब हम करते हैं तो कर्व जो बनाते हैं वो इसी तरह से कर्व बनता है, तो डब्ल्यू का एक कर्व देखा। तो वेरिएबल क्या हुआ, हमने इसमें करते गए जो नॉर्मल हमारे पास, जो नॉर्मल का मतलब वाला नॉर्मल नहीं, मतलब जो एक्चुअल जो गिवन वेरिएबल होता है उस वेरिएबल को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो हमारे पास रिक्वायर्ड जो चीजें हैं, जैसे कि जी वेरिएबल में या टी वेरिएबल में या डब्ल्यू वेरिएबल में या एम वेरिएबल में, और ये किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से डेटा हम उसके लिहाज से कन्वर्ट करते हैं। अब हम एक नए वेरिएबल की तरफ जो है वो चलते हैं। वो नया वेरिएबल इस तरीके से नहीं होता कि मिड में जो है इसके 0 हो। ठीक है, यानी कि ये जो नया ये जो वेरिएबल है सीधा से आपको क्या नजर आ रहा है, ये जो वेरिएबल है ये नॉर्मल है बिल्कुल बीच में, यानी नॉर्मल का मतलब है कि इसी जगह पे 0 इसके लेफ्ट और राइट पे स्टैंडर्ड डेविएशन में इस तरह से जो है वो आएगा। ठीक है, अब जो हम यहाँ पे जो वेरिएबल देखेंगे वो वेरिएबल होगा काई स्क्वायर। इस वेरिएबल को हम कहते हैं काई स्क्वायर। जी सर ये कौन सा टॉपिक है सर? चैप्टर 11 शुरू कर दिया है। ठीक है सर। ये ग्रीक लेटर है, ये एक्स नहीं है, ये काय है। ठीक, इसको हम काय स्क्वायर कहते हैं क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो अब ये काई स्क्वायर जो है, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि डेटा को, अब वेरिएबल जो है वो काई स्क्वायर में भी जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है, और वो डिपेंड करता है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है। ये भी इसी तरीके से स्टैंडर्ड कर्व है, जैसे कि जी एक स्टैंडर्ड कर्व है, टी एक स्टैंडर्ड कर्व है, डब्ल्यू एम ये सारी चीजें दी हुई हैं, तो इसी तरह से काई स्क्वायर भी जो है वो स्टैंडर्ड कर्व है। और
ये काई स्क्वायर कर्व जो है वो उस तरह से नॉर्मल कर्व नहीं होता, बल्कि इसमें स्क्यूनेस होती है। और कौन सी स्क्यूनेस होती है? इसमें राइट स्क्यूड होता है। ये राइट स्क्यूड होता है, ये इसका जीरो होगा, हमेशा जीरो इस जगह पे होता है इसका, ठीक है। और ये राइट स्क्यूड का मतलब है इसके डेटा का जो सारा वॉल्यूम होगा किस तरफ होगा? लेफ्ट साइड। स्क्यूनेस अगर लेफ्ट पे डेटा सारा होगा तो वो राइट स्क्यूड होगा, और राइट पे डेटा सारा होगा तो वो लेफ्ट स्क्यूड होगा। तो काई स्क्वायर कर्व जो है वो राइट स्क्यूड होता है। सर ये कब यूज होगा? अब अभी यूज करेंगे ना। अब जैसे हमने पहले एक z यूज किया, फिर t यूज किया, फिर w, फिर m, अब काई स्क्वायर करेंगे, ठीक है। लेकिन जाहिर है कि एक नया कर्व है और इसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये सारी चीजें, और टेबल उस तरह से सिंपल नहीं है जैसे w और m के लिए देखा था, तो इस वजह से इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। और ये कि इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। तो काई स्क्वायर ये राइट स्क्यूड होता है, यानी राइट स्क्यूड का मतलब है ये इस तरह से। तो ये वेरिएबल का ग्राफ है या पॉपुलेशन का ग्राफ है? अरे भाई वेरिएबल के लिए है, और काई स्क्वायर का जो वेरिएबल होगा, ये स्टैंड देखें, z जैसे एक वेरिएबल होता है ना, ये वेरिएबल है यहाँ पे, यानी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पे जो वैल्यू होगी वो काई स्क्वायर होगी। जैसे इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे z वैल्यू होती थी, इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे t वैल्यू होती थी। इसी तरीके से इस पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे w वैल्यू होती थी, कल हमने पढ़ा था w, इसके लेफ्ट पे 0 होता था, और हमने देखा था कि यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यहाँ भी पॉजिटिव। याद है ना आपको? कल ही तो एग्जाम्पल पढ़ी है, इस तरह से आ रहा था। देखिए मैं आपको ऊपर दिखा भी देता हूँ, ये रहा, नहीं ये तो टी का आ गया, डब्ल्यू का कहाँ भी आएगा, ये देखिए ये भी टी का है, ये एम का आगे, चले एम का देख लें, एम में भी इसी तरह से होता है। ये वेरिएबल एम है दरअसल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, इसकी वैल्यू 21 यहाँ है, 23 यहाँ है, 43 यहाँ पर है, ठीक। लेकिन ओरिजिनल डेटा हमारा इनकी फॉर्म में नहीं था, वो तो किसी वेरिएबल एक्स के लिए था, उसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से डब्ल्यू में भी होता है, डब्ल्यू में अच्छा बहुत पीछे होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम इसको देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये वेरिएबल डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के बजाय यहाँ पर क्या आ गया? काई स्क्वायर आ गया। अब इसकी जो है एक और बना, ये कई काई स्क्वायर कर्व होते हैं, लेकिन सब कोई 0 से स्टार्ट होगा। राइट स्क्यूड होगा बिल्कुल। देखिए ये डिपेंड कर रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो जो ये जो जितने भी कर्व निकाले हैं, इन कर्व में कौन सा कर्व आपको करीब करीब लग रहा है सबसे ज्यादा, जो नॉर्मल पॉपुलेशन के करीब है? सर सबसे नीचे वाला। जो सबसे नीचे ये वाला सर जिस पे आपको पॉइंटर था। इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो होगी लीस्ट, और इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो होगी, ठीक है, इसकी सबसे कम होगी, लीस्ट होगी, इसकी हाईएस्ट होगी। मतलब जो इन चार की लिखी है उसमें, तो इसका मतलब ये कि डिग्री फ्रीडम बढ़ती रहती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का बढ़ने का मतलब है सैंपल साइज बढ़ना है। तो जाहिर है कि आपको पता है कि सैंपल साइज बढ़ता है तो फिर हम उसी तरह से ट्रीट करते हैं किसी चीज को, कि जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये काई स्क्वायर कर्व जो है वो नॉर्मल कर्व की तरह से बिहेव करने लगता है, ठीक है।
इसकी वैल्यूज यहाँ 0 होती है, फिर इससे बढ़ती है, जाहिर है इससे बढ़ेगी तो इस तरह से 5, 10, 20 पॉजिटिव वैल्यूज होती है, इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती कोई भी। वैसे भी नजर आ रहा है कि स्क्वायर है, किसी वेरिएबल का अगर स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा वैसे, ठीक है। तो ये जो है सर इस पे CLT अप्लाई होगा? 20, 5, 10, 15 करना चाहिए सर, ठीक। सर इस जी पे किसी ने कुछ CLT पूछते अप्लाई हैं होगा? इसमें जो है सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है वो तो हर जगह आप यूज कर सकते हैं, उसके लिए जो कंडीशंस है अगर सेटिस्फाई हो रही हो तो सैंपल साइज 30 से बढ़ जाएगा तो बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, अब इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज देख लीजिए। सबसे पहले तो हमें ये जो काई कर्व होता है ये निकालना आना चाहिए, और इसको जो है वो काई स्क्वायर कर्व को देखना होता है, और इसके अलावा काई स्क्वायर में किस तरीके से जो है वो उसका मतलब ये कि उसमें वैल्यूज निकालते हैं, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब उसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होती है लेकिन ये जो 1 माइनस अल्फा बाई 2 करते हैं और वो किस तरीके से निकालते हैं वो देखना होगा। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि टोटल एरिया 1 होना चाहिए। वो जितने भी हमने देखे थे उन तमाम की ये प्रॉपर्टी, जितने भी कर्व है वो कोई सा भी कर्व हो, उन सब की टोटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वो सारे ये बनाए जाते हैं किस तरह से, ये बताइएगा ये कौन से कर्व होते हैं, कौन सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के? नॉर्मल। नहीं भाई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में कौन सा फंक्शन होता है? ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, या तो Relative, है, हाँ, वो इक्वल टू 1 होगा हमेशा। हाँ जी 1 होता है इस वजह से। टोटल एरिया सर ये फॉर ईच कर्व है या तीनों का मिला के 1 होगा? नहीं 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 भाई, हर कर्व, एक कर्व जो होगा उसका एरिया 1 होगा। काई स्क्वायर कर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस 1, ये हमेशा 1 होगा। एक एक जो होगा उसका 1 होगा, वो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग है, तो इसका ना वो कोई दूसरा केस है दूसरे के लिए, ठीक है। बाकी जो है वो काई स्क्वायर कर्व इज काई स्क्वायर कर्व इज राइट स्क्यूड, ये चीजें आपको याद रखनी है। काई स्क्वायर की आपको इससे ये तो पता चल जाएगा कि शेप कैसा होता है, लेकिन इससे कम से कम ये याद रहेगा कि राइट स्क्यूड ये होता है, ठीक है। तो आप लोग हो सकते हैं भूले हुए हो। और नंबर 3 as number of degree of freedom becomes larger, chi-square curve look increasingly like normal curve, ठीक है। जैसे कि हमने देखा डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती जाएगी तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। सर कोई ऐसा पॉइंट आता है जिसमें बिल्कुल नॉर्मल कर्व लगे? बिल्कुल तो नॉर्मल नहीं होता, लेकिन हम उसे कंसीडर कर लेते हैं कि 30 से ज्यादा हो, ठीक है। एग्जैक्टली नॉर्मल तो नहीं होता। इसके अलावा ये जो है 0 से स्टार्ट होगा, और ये मैं लिख नहीं रहा, 0 से स्टार्ट होगा और ये इसको टच नहीं करेगा, हमेशा इसके फिर आखिर में पैरेलल हो जाएगा, कभी भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से
यानी काई स्क्वायर से ये टच नहीं करेगा। ठीक है, अब ये काई स्क्वायर की वैल्यू स्टार्ट जो है वो जीरो से किस होगा तो सर, अगर स्टार्ट जीरो से हो रहा है तो वो टच नहीं कर रहा, फिर अगर स्टार्ट हो रहा है वहां नहीं, बाद में यहाँ तो टच कर ही रहा है, लेकिन बाद में टच नहीं करेगा। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे हमारे पास एक कर्व है, ये कर्व है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि ये जो एरिया है ये वैल्यू 0 है, हमें पता है। ये जो एरिया है इसका टोटल एरिया वन होता है। ये जो एरिया है ये है 0.025। ठीक है, और ये जो कर्व है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसकी फॉर एग्जांपल 12। ठीक है, अब यहाँ पे जाहिर है कि ये आई स्क्वायर कर्व है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आई स्क्वायर की वैल्यूज होंगी, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये वैल्यू कहलाएगी आई स्क्वायर 0.025 एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 12। तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए अलग कर्व होगा, जिस तरह से टी कर्व होता है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए अलग। अब ये वैल्यू कहाँ से हम निकालेंगे, तो ये वैल्यू हम निकालते हैं जो है वो हमारे पास जो है टेबल होता है जो कि काई स्क्वायर टेबल होता है, वो मैं शेयर करता हूँ, तो उससे हम ये वैल्यू निकालेंगे। ठीक, आप लोगों को सर इसको समझ 0.025 लेना नेसेसरी है? एक ऐसी वो प्रोबेबिलिटी बता दी कि 0.025 है, उस प्रोबेबिलिटी में क्या होगा ये देखेंगे। अब जो भी होगी उसके मुताबिक जो है, अगर कुछ और होती तो कुछ और पे निकाल लेते, इसमें क्या ऐसा। ये एम कर्व आ गया, ये आ गया काई स्क्वायर कर्व। ठीक है, अब इस काई स्क्वायर कर्व को देखिए, सर जूम कर दो। जूम कर दूं, ठीक है इतना, या और जूम कर दूं? ठीक है सर, ठीक। ठीक है, तो देखिए ये एरिया आपके पास जो है ये है, ये वाला एरिया कह रहे हैं अल्फा है, और काई स्क्वायर अल्फा यहाँ पे दिया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यू है 0.995 की है, 0.99 की है, तो 0.90 की है, इस तरीके से जो है वो ये वैल्यू है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखे हुए हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ देखें तो ये वाला जो टेबल है इसमें अल्फा जो है वो छोटा है, 0.005, 0.01, 0.025, 0.05। तो इसमें ये होता है कि जब टू टेल होता है तो फिर दोनों ले रहे होते हैं, यानी दोनों टेबल देख रहे होते हैं। इसमें वैसे नहीं कि 1 माइनस करके आप निकालेंगे, इसमें दोनों अल्फा दिए हुए होंगे, यानी कि इधर वाले से भी दिया होगा और उधर वाले से भी दिया होगा। ठीक है, लेकिन ये कि जो प्रोबेबिलिटी जो अल्फा होगी वो हमेशा राइट हैंड साइड से होगी। उसमें तो ये होता था कि लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों से होती थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड से होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। यानी कि अब देखें, अभी जो है हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे 0.025 पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 12, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 और काई स्क्वायर 0.025 पे ये आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है।
ये कितना आ रहा है 23.337, तो ये मैं इधर लिख दूंगा 23.337, तो ये हमने 23.337 निकाल लिया। ठीक है, ये समझ में आया? अब देखिए इसमें एक कंफ्यूजन होती है अक्सर स्टूडेंट को, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इस तरह से आप लोग लीजिएगा। क्योंकि नॉर्मली हमारे पास इस तरह से होता है कि लेफ्ट टेल प्रॉब्लम में इस तरह से एरिया आता है, यही कर्व मैंने बनाने की कोशिश की, अप्रोक्सीमेटली वैसे ही बना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 है और ये वाला एरिया जो है ये दिया हुआ है 0.025। तो देखिए ये जो एरिया आपको दिया हुआ है 0.25, तो इस पे जब आप 0.025 पे वैल्यू देखेंगे ना, तो अगर आपने 0.025 पे वैल्यू देखी तो वो सही नहीं आएगी, क्योंकि बुक में जो भी या जो हम टेबल की कैलकुलेशन आपको दी हुई है वो दी हुई है एरिया राइट साइड का, ये वाला एरिया। सर हम 97.5 पे देखेंगे। हाँ, हम देखेंगे ये वाला एरिया, यानी कि ये जो चीज है, ये जो वैल्यू है ये काई स्क्वायर 0.025 नहीं होगी, बल्कि ये वैल्यू होगी काई स्क्वायर 1 माइनस 0.025 वैल्यू। ठीक है, तो 1 माइनस 0.025 का मतलब ये हो गया, इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा काई स्क्वायर 0.975। अब ये वैल्यू जो है हम उससे निकाल लेंगे, क्योंकि राइट साइड से एरिया हमेशा लेंगे, लेफ्ट साइड से नहीं लेंगे, वरना फिर ये मिस्टेक हो जाएगी, आपको सही वैल्यू नहीं मिलेगी और जाहिर है कि उसकी वजह से टेस्ट सारे गलत हो जाएंगे। तो ये 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, लेकिन अब ये वाला नहीं लेंगे, काई स्क्वायर का ऊपर वाला टेबल देखेंगे। ठीक है, ये आ गया टेबल। तो क्या था ये 0.975, 975। तो ये 4.404। ठीक है, तो ये हम ये लिख देंगे पॉइंट, इसके 4.405 था 404। 404, तो ये 404 आ गया। तो इस तरह से एरिया इसके लेफ्ट और इसके राइट पे हो तो एरिया इस तरह से कंप्यूट करते हैं। ठीक है, तो टू टेल प्रॉब्लम, राइट टेल है और दूसरा वाला लेफ्ट टेल है। हाँ ये राइट पे है तो राइट टेल होगा और ये लेफ्ट साइड पे तो लेफ्ट टेल होगा। ठीक है, लेकिन जो टेबल होगा उस टेबल में एक ही तरफ से होगा सब कुछ। ठीक है, टेबल में एक ही तरफ से होगा, यानी कि टेबल में राइट साइड से ही लेंगे। प्रॉब्लम वो लेफ्ट टेल की हो या राइट टेल की हो, टेबल जो होगा वो हमेशा राइट साइड से होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस चीज में? कैसे करेंगे जी, टू टेल कैसे होगा सर? टोटल क्या मतलब? टू टेल सर, टू टेल कैसे होगा? टू टेल, तो जब एक लेफ्ट टेल कैसे निकाल लिया, राइट टेल कैसे निकाल लिया, लेफ्ट टेल कैसे निकाल लिया, तो टू टेल में दोनों निकालने होंगे बस। अच्छा ओके। बस ऐसी, मतलब इस चीज को एक साथ दोनों मर्तबा कर लेंगे, उसमें क्या मसला है? क्या चीज क्लियर नहीं हो रही, आप दोबारा पूछ लीजिए, या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं, या आपके जहन में जो सर टू टेल का जब सिनेरियो होगा तो शेप कैसे होगी और वो एरियाज कैसे देखेंगे वो समझ ठीक है, शेप तो यही होगी जो राइट स्क्यूड शेप है, और काई स्क्वायर की वैल्यू होगी ये वाली दो, एक काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2
एंड काई स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये दो वैल्यूज होंगी। अब ये दोनों वैल्यूज को निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ठीक है, क्लियर है ये बात? जी सर। ठीक है, तो अब इसके बाद ऐसा करते हैं कि मैं आपको काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में बताता हूँ। टाइम इतना है कि हो जाएगा। चले एटलीस्ट जो है वो हम क्या करते हैं कि इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अब प्रोसीजर जो है वो हम यूज करना चाहिए, उससे पहले मैं एस्टिमेशन का बता दूंगा। चलिए पहले ऐसा करते हैं कि उसकी वो कर लेते हैं, जो इंटरवल होता है उसको देख लेते हैं। ये एक स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए, ठीक है। 1 स्टैंडर्ड डिवीजन, तो टेस्ट अभी पहले नहीं करा रहा, पहले ये करा रहा हूँ, इसके बाद हम टेस्ट देख लेंगे। 1 स्टैंडर्ड डिवीजन काई स्क्वायर इंटरवल प्रोसीजर। सर ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ही होते हैं? नहीं, 2 के लिए भी होता है। जाहिर है 1 लिख दिया है तो इसका मतलब है 2 भी आएगा, ठीक है, वरना सिर्फ ऐसे ही लिख देते 1 स्टैंडर्ड डिवीजन। सर हम 2 भी करेंगे? 2 भी आएगा, लेकिन उसमें वैसे आप लोग को ही बताएगा कि फर्क थोड़ा सा क्या, जैसे मीन, 2 मीन के स्टैंडर्ड डिवीजन हम देखते हैं तो उनके डिफरेंसेस के लिए देख लेते हैं, यानी लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए देखेंगे तो क्या करेंगे, उनके रेशियोज के लिए सर सवाल देखते हैं। समझ नहीं आया आपका। हाँ यस सर, रेशोज। अब मैंने तो खैर बता ही दिया। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि 2 मीन होते हैं, वैसे अभी तो मैं एक ही के लिए करा रहा हूँ, पहले इसको समझ लें अच्छी तरह। आप डायरेक्ट 2 पे पहुंच गए, अभी तो एक भी नहीं किया हमने। लेकिन चले, मैं ये पूछ रहा था कि जब 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस होते हैं, अभी तो एक स्टैंडर्ड डिवीएशन है, तो हम एक स्टैंडर्ड डिवीएशन के इंटरवल मालूम कर रहे हैं, यानी कि समझ लें एस्टिमेट कर रहे हैं कि इस पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीएशन यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, जैसे पहले मीन के लिए करते थे। अब हम उस पॉपुलेशन में क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डिवीएशन जो है वो उसके लिए जो है इंटरवल निकालना है, पॉसिबल इंटरवल। तो 2 के लिए भी निकालते हैं। तो आपने पूछा ही था कि 2 के लिए भी होगा, तो जाहिर 2 के लिए भी होगा, लेकिन फर्क इतना होगा कि जब हम मीन के लिए, 2 मीन के लिए निकालते थे तो उनके डिफरेंस के लिए निकालते थे, लेकिन जब 2 स्टैंडर्ड डिवीएशन के लिए निकालेंगे तो उनके रेशियोज के लिए निकालेंगे। ये मैं कह रहा हूँ, आप समझ में आ गई बात? जी सर। यस। अच्छा जी, तो ये 1 स्टैंडर्ड डिवीजन काई स्क्वायर इंटरवल, आप देखें काई स्क्वायर से ये फायदा हो रहा है कि हमें स्टैंडर्ड डिवीजन का भी जो है वो इंटरवल पता चल रहा है, क्योंकि आपके जहन में आता होगा जब मीन के लिए हम ये काम करते थे तो उस वक्त जहन में आता होगा ये स्टैंडर्ड डिवीजन का कैसे पता चला पॉपुलेशन के, तो पॉपुलेशन का मीन निकालना इतना मुश्किल है तो फिर स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे आएगा। तो उसके लिए हमारे पास जो है दूसरी टेक्निक्स होती हैं, जो कि अब हम जो है वो देख रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं। तो इसकी असम्पशंस क्या हैं? ये हम एस्यूम करते हैं कि जो सैंपल हमारे पास हो ये सिंपल रैंडम सैंपल होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 ये लिख देते हैं, नॉर्मल पॉपुलेशन।
इसका स्टेप 1 है, तो इसके स्टेप 1 में सबसे पहले आप काई स्क्वायर निकालेंगे। लार्ज पॉपुलेशन नहीं कहते, लार्ज जो है वो सैंपल नहीं, लार्ज सैंपल की जरूरत, क्योंकि हम ये स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए कर रहे हैं, तो नॉन पॉपुलेशन। सर जी सर इसकी assumption भी सिंपल रैंडम सैंपल और नॉर्मल पॉपुलेशन ही है, तो सर जब ये दोनों assumptions ट्रू होंगी तो हम फिर पीछे वाले प्रोसीजर भी तो कर सकते हैं। पीछे वाले प्रोसीजर से क्या करेंगे जल्दी से बताएं। सर जैसे वो हम मीन पहले के लिए निकलना था ना। वो अरे मीन भाई इससे तो मीन निकालेंगे ना यार, हम तो Yes. स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल रहे हैं। ओके सर। ठीक है, तो स्टेप 1 देख लीजिए। स्टेप 1 में आप निकालें काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 एंड काई स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये दोनों चीजें निकाल लें यूजिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। और फिर स्टेप 2 में अब आप इंटरवल निकाल लीजिए कि वो जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ n-1 डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर अल्फा बाई 2 और स्क्वायर रूट ऑफ n-1 टाइम्स s, ऐसे सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन n-1 डिवाइडेड बाय काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 टाइम्स s। ठीक, और फिर उसके बाद जो है वो अब आप क्या करें, उसके बाद जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो भी इंटरप्रिटेशन करनी है आप। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन करा देता हूँ कि जिसमें जो है वो हम जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे। तो टेस्ट इसके बाद करेंगे, मैंने कहा कम टाइम है तो फिर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कर लेते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन ये भी हो जाएगा आराम से। 11.19 ये क्वेश्चन है। सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है और सैंपल साइज n20 है। बी पार्ट हम करने जा रहे हैं, हमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है काई स्क्वायर इंटरवल का, काई स्क्वायर यानी सॉरी जो उसके लिए क्या नाम है उसका, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हम इंटरवल मालूम करेंगे और काई स्क्वायर इंटरवल होगा ये। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये बना ले तो अच्छा है, इससे ये होगा कि आपको बार बार बनाएंगे तो आदत हो जाएगी इसको बनाने की, तो मिस्टेक्स नहीं होगी। पॉइंट ये 95% है। 95% का मतलब क्या होगा कि अल्फा 1 माइनस अल्फा है ये, तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 0.05। ठीक है, आपको निकालना है काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 यानी कि काई स्क्वायर 0.975 एंड आपको निकालना है काई स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा काई स्क्वायर 0.025। ये वैल्यूज हमें निकालनी है। ठीक है, ये वैल्यूज क्या होंगी कि इस जगह पर होगा काई स्क्वायर 0.025 क्योंकि यहाँ पे एरिया होगा 0.025 और इस जगह पर होगा काई स्क्वायर 0.975, इसके राइट पे एरिया होगा 0.975 और इस जगह एरिया वही 0.025 होगा, इस वजह से वो चीजें सेम होती है। अब इसके बाद ऐसा करते हैं कि इनकी वैल्यूज डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितनी हो जाएंगी,
डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हो जाएगी 19, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है n-1, n यहाँ पर 20 है, तो 20 - 1 19 हो। अब ऐसा करते हैं कि टेबल देख लेते हैं। जी, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 पे निकाला था, अब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 19 पे निकालना है। तो देखिए ये आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 19, ये रहा, इस पे 0.975 ये लिखा हुआ है, तो कितना है 8.907 और दूसरा वाला जो है वो हम 0.025 पे निकालेंगे। पॉइंट 025 वाले आ गए। तो 0.025 ये कितना आ रहा है 32.825, 32.825 जी हाँ सर 852 2.852 जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? 32.852 ये हम लिख दिया। तो अब ये chi-स्क्वायर की दोनों वैल्यूज आ गई, एस हमारे पास मौजूद है, फॉर्मूला ये ऊपर लिखा हुआ है, ये इसको यहाँ पे जो है वो यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ n-1, तो 19 हो गया। chi-स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हमने कितना निकाला 32.852 मल्टीप्लाई बाई s जो कि 5 है, इस लेस सर देन 3.802 जी, इसकी वैल्यू 3.02 आ रही है। इसकी वैल्यू अच्छा सर वो लेफ्ट हैंड कैलकुलेट साइड करके, मैं समझा कि आप कुछ वो जो है chi-स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी, तो ये हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 8.9075। अब कितनी बताई थी आपने? 3.802 802 जी, और सर 7.303 7.303, यानी कि ये इसके दरमियान पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है जो हमें डेटा गिवन है उसके मुताबिक, ठीक है। अब इसके बाद जो होता है, जो एक्चुअल होता है कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए टेस्ट कर सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉपुलेशन का, वो स्टैंडर्ड डेविएशन इतना होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि अब इसमें तो खैर वो कोई दी भी नहीं है ना, हम तो ये कह देंगे कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन लाइज बिटवीन 3.802 एंड 7.303, बस ये लिख देंगे। लेकिन अगर डेटा किसी और तरीके से दिया होता तो फिर हम उसको उस तरीके से इंटरप्रेट, यानी कि इसी को वर्ड्स में लिख देते हैं बस। सर जी सर आपने लिखा हुआ है सिग्मा इज लेस देन इक्वल एंड ग्रेटर देन इक्वल, तो इक्वल साइन आएगा? हाँ, इक्वल साइन लिख दें, फ्रॉम से ये 2 होता है, तो मतलब ये कि इतना जो है वो परेशानी की बात नहीं है इसमें। सर हम पहले नहीं लिखते थे इसलिए पूछ रहा था सर। अच्छा, पहले नहीं लिखते थे, तो किसी ने मुझे कहा था कि पहले लिखते थे, तो मैंने भी जो है वो लिख दिया। वैसे जो है ना वो इंटरवल अमूमन जो है ना इस तरह से होते हैं, ये वाले ब्रैकेट में, ये वाले ब्रैकेट में। तो इस वाले ब्रैकेट में जो होता है ये इंटरवल में इक्वल साइन शामिल नहीं होता। ये वाला जो ब्रैकेट होता है इसका मतलब यानी ए से बी, इसका मतलब होगा ए और बी शामिल है। ए से बी ये वाला इंटरवल होता है, तो इसका मतलब ए और बी शामिल नहीं है, ठीक है। ए और बी शामिल नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस तरह से लिखा जाता है, तो इसका मतलब शामिल ना करें तो ज्यादा अच्छा है। तो हम करेंगे सर कि नहीं करें? नहीं करेंगे ना? नहीं करें, लेकिन किसी ने कर भी दिया तो इसके इतनी सी चीज के तो मार्क्स नहीं जो है वो कटेंगे। ठीक है सर।
बस ये कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इंटरवल्स का क्या मतलब है। उसके बाद देख लीजिए 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा मुझे ये बताइए इसके बाद आप लोगों की कोई और क्लास है? इसको याद तो रहा ही नहीं है क्लास। यस सर है इसके बाद क्लास है। अच्छा, वरना मैं सोच रहा था कि क्लासेस आज कम हो रही है तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। नहीं सर 5:30 पे क्लास है। फिर सबने वो आज ही रखी हुई है ना मेकअप क्लासेस। सर असल में जितनी क्लासेस उस दिन कैंसिल हुई थी सारी आ जाएगी। ये नहीं, हमने मेकअप क्लास नहीं रखी है, ये मैंने नहीं रखी है, ये तो आईबी ने खुद ही ईमेल किया था कि जी ये सर, वही हम कह रहे हैं कि उस दिन जितनी भी कैंसिल हुई थी वो आज हो रही हैं, तो वो मतलब कि वो आज सबने सेट उस दिन का पूरा टाइम सेट टेबल आज फॉलो हो रहा है। assumptions इसकी क्या होती हैं? नंबर 1, तो इसके लिए वही assumption यानी सिंपल रैंडम सैंपल होना चाहिए। नंबर 2, नॉर्मल पॉपुलेशन। इसका स्टेप 1 ये है कि सबसे पहले नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं। नल हाइपोथेसिस ये होती है कि सिग्मा इक्वल्स टू सम वैल्यू सिग्मा नल। ठीक है, जैसे उसमें था म्यू इज इक्वल टू सम वैल्यू म्यू नल होता था, इसमें सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नल। इसमें 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस की। एक ही होती है कि सिग्मा इज नॉट इक्वल टू सिग्मा नल, ये हो जाएगा 2 टिल्ट। और एक होती है सिग्मा इज लेस देन सिग्मा नल, ये हो गई लेफ्ट टिल्ट। और सिग्मा इज ग्रेटर देन सिग्मा नल, ये हो गई राइट टिल्ट। ठीक है, सर ये नेक्स्ट क्लास में कर लें। नहीं हाँ नहीं इसलिए सर इसी पे कर लेते हैं भाई। स्टेप 2 इसका डिसाइड on the significance level। लेवल अल्फा। नंबर 3, काई स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे हम कंप्यूटेशंस के थ्रू। ये होगी n-1 डिवाइडेड बाई सिग्मा नल स्क्वायर, जो कि हम यहाँ पे दिया होगा, टाइम्स एस स्क्वायर। इससे हम निकाल लेंगे, इस वैल्यू को काई नल स्क्वायर कह देंगे। अब हम इसके बाद उस पर आ जाएंगे। 2 अप्रोचेज होंगी, क्रिटिकल वैल्यू, पी वैल्यू। इसकी पी वैल्यू जो है वो आप इंटरपोलेशन से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो स्टेप 4 जो होता है इसमें क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच होगी। तो इस क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच में 2 टेल्ड होगा। जब 2 टेल्ड होगा तो इसके लिए हम निकालेंगे काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 एंड काई स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, ये 2 टेल्ड है। और इसमें किस तरीके से होगा, अब जाहिर है कि ये टेबल यूज करके निकालेंगे ये वैल्यूज। डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होगी और ये वैल्यूज निकालेंगे। हमारे पास ये इस तरह से कर्व होगा और ये जो वैल्यू होगी इस तरफ, ये होगी काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2
ये जो वैल्यू होगी इस तरफ काई स्क्वायर अल्फा बाई 2 होगी। इसके राइट साइड पे जो होगा ये रिजेक्शन रीजन होगा, हम ये कहेंगे रिजेक्ट एच नल। और इसके जो लेफ्ट साइड पे एरिया होगा ये छोटा सा, यानी जो 0 से लेके यहाँ तक जो वैल्यूज होंगी थोड़ी सी, उसमें अगर आ रहा होगा तो हम ये कहेंगे कि रिजेक्ट एच नल। और बीच में जो आ रही होगी ये नॉन रिजेक्शन रीजन है, हम ये कहेंगे डू नॉट रिजेक्ट एच नल। ये याद रखिएगा, गलती से कहीं नॉर्मल वाला ये डायग्राम ना बना दीजिएगा। काई स्क्वायर है तो ये डेटा लेफ्ट स्क्यूब के लिए, जो काई स्क्वायर वेरिएबल इस तरह से होता है। पॉपुलेशन कोई सी भी हो, हम उसको जब इसकी ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं तो थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन काई स्क्वायर कर्व इसी तरीके से बनता है। ठीक है, तो आप जो है इसी तरह से बनाएंगे, इसे दूसरी तरह से करेंगे तो वो फिर गलत हो जाएगा जी। ऊपर करो, अच्छा। फिर उसके बाद लेफ्ट टेल होता है जिसमें काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा निकालते हैं सिर्फ, ये लेफ्ट टेल्ड है। सॉरी, कहाँ बना दिया, लेफ्ट टेल है तो रेड लेफ्ट की तरफ ही होगी। ये रिजेक्शन रीजन है और ये हुआ काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। हम यहाँ कहेंगे कि रिजेक्ट एच नल, और ये जो एरिया पूरा होगा डू नॉट रिजेक्ट एच नल। और फिर उसके बाद जो है वो राइट टेल होगा, राइट टेल के लिए यहाँ बना देते हैं। काई स्क्वायर अल्फा हम निकालेंगे, ये हो गया राइट टेल। और राइट टेल डी हो जाएगा इसके नीचे। ये इसका 0 है, यहाँ भी 0 बनाना था। ये काई स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है, ये रिजेक्शन रीजन है। इधर हम रिजेक्ट करेंगे एच नल को और ये करेंगे डू नॉट रिजेक्ट एच नल। ठीक है, इसके बाद जो है वो 5वां स्टेप होता है कि रिजेक्ट एच नल इफ काई स्क्वायर नल जो हमने निकाला था लाइज इन द रिजेक्शन रीजन। अदरवाइज डू नॉट रिजेक्ट एच नल। ठीक है, दूसरी अप्रोच कहलाती है पी वैल्यू अप्रोच। ये स्टेप 4 पे सेम होगा, मतलब 3 स्टेप सेम होते हैं और स्टेप 4 जो है वो डिफरेंट होगा। पी वैल्यू अप्रोच, पी वैल्यू अप्रोच में हम यूज काई स्क्वायर नल जो वैल्यू हमने निकाली है एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स n-1। ठीक है ना, देन फाइंड p वैल्यू फ्रॉम द टेबल। ठीक है, टेबल से p वैल्यू निकालें और जरूरत पड़े तो उसको इंटरपोलेशन कर लीजिए। जब p वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो 5वां स्टेप ये होगा, वो किसी भी कोई सा भी केस हो, इफ p is less than or equal to alpha
reject H null. Otherwise, do not reject H null. तो फिर रिजेक्ट नहीं कीजिए। ठीक है, इस चीज में कोई प्रॉब्लम? तो आज यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसे फर्दर आगे करेंगे। ठीक है सर आप ये फाइल हाँ। अपलोड कर देंगे